नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और नए लेक्चर में। तो ये आज का जो लेक्चर है वो है डिटर्मिनेंट का 7th लेक्चर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, राइट। और ये 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है माइनस एंड कोफैक्टर्स का। ये बहुत ही क्रूशल पार्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स का, ये मैट्रिक्स चैप्टर में भी यूज होगा। ओके, तो एक बार आपने डिटर्मिनेंट में माइनस एंड कोफैक्टर्स को समझ लिया तो बस मैट्रिक्स में बस अगर आपने इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लिया तो मैट्रिक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट को मैट्रिक्स में भी हमें यूज़ करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और फटाफट लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है माइनस एंड कोफैक्टर्स का। ठीक है दोस्तों, तो माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, चाहे ऑर्डर 1 ले या ऑर्डर 2 ले या ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट ले, अगर हम ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? सही कहा आपने, एक एलिमेंट होता है। अगर आप ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स। सही है। और ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर? 9 एलिमेंट्स। सही है। ओके, हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के आगे वाला डिटर्मिनेंट मतलब उससे हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6। वो इतना रिलेवेंट भी नहीं है, मतलब उस पर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जनरली जब क्वेश्चंस माइनस एंड कोफैक्टर्स पे पूछे जाएंगे तो उसमें या तो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट की बात होगी या फिर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट की बात होगी। तो ये माइनस एंड कोफैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से डिटर्मिनेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे? ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि माइनस एंड कोफैक्टर्स ये क्या चीज है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है। तो जैसे आपको पता है कि ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स। तो जनरल फॉर्म ले लेते हैं यहां पे हम लोग ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का। तो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म क्या रहता है? A11, A12, A21, A22। ये हो गया भाई आपका ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का जनरल फॉर्म, राइट। अब आपको ये सब पता है कि A11, A12, A21, A22 ये क्या चीज़ है, राइट। ये आपको पता है। A11 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर A12 मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A21 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। क्लियर, राइट। तो ये हमारा ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से हम एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स क्या होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सही है। तो अभी देखो क्या होगा कि ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स है? 4, 1 2 3 4, राइट। और ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स है? 9। अब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में ये जो एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा और उसका एक कोफैक्टर होगा। फिर से बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का अपना एक खुद का माइनर होगा और अपना खुद का एक कोफैक्टर होगा। तो जैसे मैं A11 की बात करूं तो A11 का अपना एक माइनर है और इसका खुद का एक कोफैक्टर है। मतलब हम A11 का माइनर डिफाइन कर सकते हैं और A11 का कोफैक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही A12 का भी माइनर होगा और A12 का कोफैक्टर होगा। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं, बट फिलहाल के लिए ऐसे समझो कि माइनर अलग चीज है और कोफैक्टर अलग चीज है। वैसे ही A21 का अपना एक माइनर है और A21 का खुद का एक कोफैक्टर है। वैसे A22 का भी माइनर होगा और A22 का अपना एक खुद का कोफैक्टर होगा। यानी फॉर एवरी एलिमेंट वी कैन डिफाइन इट्स माइनर एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट्स कोफैक्टर। सिमिलरली A11 का अपना माइनर है। अगर हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में आ जाए तो A11 का माइनर होगा, A12 का माइनर होगा, A13 का माइनर होगा, A21 का माइनर, A22 का माइनर, A23 का माइनर, A31 का माइनर होगा, A32 का माइनर होगा और A33 का माइनर होगा। और ऐसे ही इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स भी होंगे। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स, या इनमें से कोई एक, फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द
एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम ये सीखेंगे कि भाई अगर हमें ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट दिया गया या ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट दिया गया तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स का माइनर कैसे आप फाइंड करोगे और उनका कोफैक्टर आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो एक काम करना है कि आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट है, हम यहां पे पहले क्या करेंगे कि पहले इन जनरल माइनर और इन जनरल कोफैक्टर पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन जनरल। अब अगर आपने इन जनरल माइनर एंड कोफैक्टर डिफाइन कर दिया तो फिर वही डेफिनेशन को आपको हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन जनरल जो एलिमेंट होता है वो कैसे डिनोट होता है, ए आई जे से डिनोट होता है, राइट। इन जनरल एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो ए आई जे का मतलब होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ए आई जे का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। मैं थोड़ा ए आई जे को अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, आई मतलब आई किसके लिए है, रो के लिए, जे मतलब कॉलम के लिए, राइट। तो जो भी एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ए आई जे। अब ए आई जे जनरल एलिमेंट हो गया। जैसा मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक माइनर है और अपना एक कोफैक्टर है, तो हम ए आई जे का माइनर डिफाइन करेंगे और इसका कोफैक्टर भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, और ए आई जे का अपना खुद का कोफैक्टर भी तो होगा ना, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो पहले हम ये समझेंगे कि अगर ए आई जे कोई एलिमेंट है जो कि ith रो एंड jth कॉलम में प्रेजेंट है, तो उसका जो माइनर होगा उसे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले सिंबॉलिक नोटेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे कि ये माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो ए आई जे अगर एलिमेंट है तो उसका जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके माइनर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम आई जे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे। तो एम आई जे का मतलब होगा माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, जो एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में प्रेजेंट है उसका माइनर क्या हुआ, एम आई जे हुआ। अब जैसे कोई एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, A12, तो इसका माइनर क्या होगा, M12, तो A12 का माइनर क्या होगा, M12 होगा। अगर कोई एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है तो वो एलिमेंट कैसे लिखोगे आप, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब A23। अब इस एलिमेंट का अगर आपको माइनर रिप्रेजेंट करना है तो माइनर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, M23 से। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। तो M12 का मतलब माइनर ऑफ A12, A12 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब आप इसको ऐसे समझो कि माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्या मैंने बोला, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उसको डिनोट कैसे करना है, सीधा लिख सकते हैं M31। तो M31 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर कोई एलिमेंट मान लो कि हम हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, मान लो जैसे मैंने कहा कि ये डिस्कशन हम ऑर्डर 3 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि माइनर एंड कोफैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स के लिए भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, ऑर्डर 5 के लिए भी कर सकते हो, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ऑर्डर n, कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो उसके एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर डिफाइन हो सकता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा वो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट तक ही पूछा जाएगा, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6 के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे इसका मतलब ये नहीं कि उन
डिटर्मिनेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इन जनरल है, किसी भी टाइप के डिटर्मिनेंट, कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। बट जो क्वेश्चन हमारे लेवल पर 10+2 लेवल पर जनरली जो पूछा जाएगा वो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट के लिए पूछा जाएगा या फिर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में आपको बोला गया कि भाई रिप्रेजेंट द माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम, फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, m52, m52 मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये भाई माइनर्स के रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। तो mij मतलब क्या रहेगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। क्लियर, क्लियर, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे अभी aij का माइनर mij, वैसे कोफैक्टर ऑफ aij का कोफैक्टर, तो देखो यार कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कुछ बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में Cij लिखा गया है, कुछ जगहों पर Cij लिखा गया है और कुछ जगहों पर कैपिटल Aij लिखा गया है। तो कुछ बोर्ड्स की बुक में Cij है, कुछ बोर्ड्स की बुक में Aij है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो Cij है ये ज्यादातर यूज होता है, बट मैंने किसी किसी बुक में कोफैक्टर को Aij से भी रिप्रेजेंट होते हुए देखा है। तो हम जो मोस्टली ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादातर यूज होता है वो Cij है, तो हम भी Cij का सिंबल यूज करेंगे। Aij का सिंबल अगर किसी प्रॉब्लम में Aij रहा तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम Cij के साथ जाएंगे। ठीक है, बट समझ जाना कि भाई Cij मतलब कोफैक्टर और Cij को हम कैपिटल Aij से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट ith रो jth कॉलम में प्रेजेंट है तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, Cij होगा या फिर कैपिटल Aij होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है कि हमने ये सिंबॉलिक नोटेशन तो समझ लिया। अब हम एक एग्जांपल लेकर ये पहले माइनर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं विथ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, ओके। तो चलिए ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट से कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं भैया, 4, है ना, सिंपल, ये तो पता ही है, ये मत बोलना कि नहीं पता है, पता है, राइट, ओके। तो अब 4 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है, तो कितने माइनर्स होंगे, 4 माइनर्स। ठीक है, और कितने कोफैक्टर्स होंगे, 4 कोफैक्टर्स। तो टोटल हमें 8 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, 4 माइनर्स एंड 4 कोफैक्टर्स, टोटल कितने हो गए, 8 टर्म्स, 8 टर्म्स का कैलकुलेशन है। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे पहले ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट जनरली कैसे होगा, a11 a12 a21 a22, ये हमारा ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। चलो तो जब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनर्स, तो माइनर्स, अच्छा तो जैसे मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट का अपना माइनर है और हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर है। तो a11 का माइनर है, a12 का है, फिर a21 का है, a22 का है, एक एक करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a11 का माइनर। अच्छा, a11 का माइनर रिप्रेजेंट कैसे होगा, कैपिटल M11। ठीक है, तो माइनर, मैं इसको थोड़ा इलाबरेटेड लिख रहा हूं, बाकी फिर हम फटाफट क्विकली कर लेंगे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट या माइनर ऑफ a11, हमें पता है a11 एलिमेंट है, तो माइनर ऑफ a11 इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल M11। a11 का माइनर कैपिटल M11। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अभी इसको फाइंड करते हैं। देखो क्या होता है, माइनर फाइंड अगर करना है आपको, M11 फाइंड करना है आपको, तो आपको डिटर्मिनेंट में क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में जाना होगा और डिटर्मिनेंट में आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आपको M11 फाइंड करना है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो डिटर्मिनेंट में आइए आप और आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो आप देख रहे हो कि भाई सिर्फ a22 बचा, एक ही एलिमेंट बचा, राइट।
और ये सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना होता है। एक्चुअली क्या लेना होता है, जो भी बचेगा ना, मतलब आपने एलिमिनेशन किया करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम का, फिर वो एलिमिनेशन के बाद जो भी कुछ बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो सिंगल एलिमेंट लिया a22 और इसका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या बन गया, ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। याद रखना, ये ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट। और ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अंदर जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट बाहर आ जाता है, तो सीधा क्या आएगा, a22 आएगा। तो m11 का वैल्यू क्या आया, a22। क्लियर, ओके। तो क्योंकि डायरेक्टली जो भी एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर वन में वही आंसर है, तो हम डायरेक्टली इसको थोड़ा फास्ट कर लेंगे। बट ये याद रखना कि जो भी कुछ बचता है बाय एलिमिनेशन उसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में जो भी माइनर्स होंगे वो माइनर्स एक्चुअली ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है। ये m11 क्या है, ये एक ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है, ठीक है, याद रखना। अगर ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में माइनर ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है, तो ऑर्डर थ्री डिटर्मिनेंट में माइनर ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट होगा, राइट। तो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में माइनर कैसा डिटर्मिनेंट, माइनर क्या है, ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है। ऑर्डर थ्री डिटर्मिनेंट में माइनर क्या होगा, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अगर आपको देखो ये ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट है तो आप बोलोगे ये तो मॉड ऑफ a22 भी है। तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट जो है मेरा, वो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट और ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। अभी मैं लिंक पे यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर, वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, तो आप जाके वो लेक्चर देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर वन डिटर्मिनेंट और ऑर्डर और मॉड्यूलस में क्या फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, ठीक है। चलो ठीक है, अब ऐसे ही अब थोड़ा क्विकली करते हैं। अब a11 का जो माइनर है वो m11 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट जो a12 है इसका माइनर फाइंड करेंगे। तो a12 का माइनर क्या होगा, a12 का माइनर होगा m12। a12 का माइनर क्या होगा, इस a12 का माइनर क्या होगा, m12। और m12 फाइंड करने के लिए क्या करना है कि जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, a21 बचेगा, तो a21 आएगा, हो गया। तो जो बच रहा है वो मतलब a21 का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, बट a21 का डिटर्मिनेंट चलो a21 ही है, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। एलिमिनेशन के बाद जो भी कुछ बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो जैसे ही हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, तो बचा क्या, a21। अब a21 का डिटर्मिनेंट लिया, a21 का डिटर्मिनेंट क्या आया, a21 आया, ठीक है। चलो इसका भी हो गया। अब इसके बाद में हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ a21। a12 का माइनर मिल गया, अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट a21 दिख रहा है, a21 का माइनर चाहिए। तो a21 का माइनर फाइंड करना है, तो आपको a21 का माइनर पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो a21 का माइनर होगा m21। m21 का मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो एलिमेंट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है उसका माइनर क्या हुआ, m21। अब m21 को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट में आना है, और डिटर्मिनेंट में आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो बचेगा क्या, a12। तो इस a12 का डिटर्मिनेंट लेना है, a12 का डिटर्मिनेंट, a12 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a12, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, a22 का माइनर निकालना है। तो a22 का माइनर कैसे रिप्रेजेंट होगा, सही सोचा आपने, m22। और m22 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, m22 का मतलब समझा ना, माइनर ऑफ a22 ऐसे भी बोल सकते हो, या माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट में आना है और आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद क्या बचा, a11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a11 इज m22, और भाई a11 का डिटर्मिनेंट a11 ही आएगा। तो जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना तो उसमें ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जो आ रहा है वैल्यू वो लिख देंगे, ठीक है, समझा। ये इस तरीके से माइनर्स हमने डिफाइन कर दिए, ऑल फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, ये चार एलिमेंट्स के माइनर हमने फाइंड कर लिए। यानी इस ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट का
इस ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट का जो जितने एलिमेंट्स हैं उनके सबके माइनर्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। देखो जब एक बार आप माइनर कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कोफैक्टर। तो फटाफट चलो भाई कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर्स। अब देखो कोफैक्टर कैलकुलेट करने के पहले आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि भाई जो इन जनरल फॉर्मूला है ये, तो इन जनरल कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, CIJ से, राइट। CIJ का मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो इसका वैल्यू होता है -1/i+j इंटू MIJ। कोफैक्टर का वैल्यू क्या होता है, -1/i+j इंटू MIJ। तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द कोफैक्टर CIJ, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। CIJ इज -1/i+j इंटू MIJ, बराबर है। अब चलो इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, a11, a12, a21, a22। तो a11 का कोफैक्टर C11 होगा, a12 का कोफैक्टर C12 होगा, a21 का कोफैक्टर C21 होगा और a22 का कोफैक्टर C22 होगा। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे C11। क्या फाइंड करेंगे, C11। तो C11 इज इक्वल टू -1/i, सॉरी 1+1, क्योंकि ये I1 है और J1 है, तो -1 के पावर में क्या है, i+j। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उनका सम -1 के पावर में आएगा, 1+1, और इसके साथ क्या आएगा, m11। बस यही फॉर्मूला को फॉलो किया है। तो CIJ इज -1/i+j इंटू MIJ। तो वैसे ही C11 क्या होगा, -1/1+1 इंटू m11। अब आगे क्या हो रहा है, -1 का पावर 2, 1+1 2 इंटू m11। अच्छा, -1/2, -1 के पावर में इवन। अब एक बात याद रखो कि -1 के पावर में इवन नंबर है अगर, तो ये वैल्यू 1 होता है, और -1 के पावर में अगर ऑड नंबर है कोई तो ये वैल्यू -1 होता है। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1, और 1 इंटू m11 क्या होगा, m11। और ये m11 का वैल्यू क्या मिला था, m11 का वैल्यू मिला था a22। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू a22। तो भाई ये C11 है, C11 कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट को फैक्टर क्या है, एलिमेंट, जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर। तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, C12। तो -1/1+2 इंटू m12। तो यहाँ पे -1 के पावर में क्या आने वाला है, 3। -1 के पावर में 3 मतलब क्या आएगा, -1 इंटू m12, यानी -m12। और ऊपर देखते हैं m12 का वैल्यू क्या मिला था, तो m12 का वैल्यू मिला था a21, a21, a21। तो -a21 हो गया, तो ये C12 का वैल्यू हो गया, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो वो कोफैक्टर है C21। तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 के पावर में 2+1, 2 1 है ना इधर, यहाँ पे 2 1 है, तो -1 के पावर में क्या आएगा, 2+1, और इसके साथ m21 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे -1 के पावर में 3, -1 के पावर में 3 मतलब -1 के पावर में ऑड। तो ये क्या होगा, -1 इंटू m21 क्या मिलेगा, -m21। और m21 का वैल्यू क्या मिला है, देख लेते हैं। m21 का वैल्यू क्या मिला है, a12, तो -a12। ठीक है, तो भाई ये हो गया। अब इसके बाद C22, क्योंकि अब जो लास्ट एलिमेंट बचा है तो इसका कोफैक्टर हो गया, a11 का कोफैक्टर C11 हो गया, a12 का कोफैक्टर C12 हो गया, a21 का कोफैक्टर C21 हो गया। तो बचा क्या, अब a22 ही बचा है ना, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C22 होगा। क्या होगा, C22 होगा। तो C22 क्या होगा, -1/2+2 इंटू m22 होगा, बराबर है। अब -1/4 आ रहा है, -1/4 मतलब -1/even, -1/even मतलब ये कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया 1,
और ये 1 इंटू M22 कितना आएगा अल्टीमेटली M22 आएगा। और M22 क्या मिला है भाई देख लेते हैं, M22 मिला है A11, तो लिख दो इधर A11। ठीक है, तो भाई ये प्रोसेस है जिस तरीके से जिसे फॉलो करके आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे लेके जाओ और देखो फिर से। ठीक है, नहीं समझे तो ऐसा ऐसे रिवाइंड करके देखा करो और ध्यान लगा के सुना करो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि जनरली मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, जब मैं कुछ पढ़ाई वाली वीडियोस देखता हूँ, पढ़ाई वाली मतलब कुछ एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखता हूँ, और जब मैं वीडियोस देखते रहता हूँ और थोड़ी देर के लिए अगर मेरा ध्यान कहीं यहाँ से वहाँ हो गया, तो फिर सामने वाला जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या पढ़ा रहा है या क्या समझा रहा है वो समझ में आता नहीं है। इसीलिए जब आप कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें आप कुछ नया सीखने वाले हो या कुछ नया जानने वाले हो, या एजुकेशनल वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके देखा करो। जैसे गाने वीने का और मूवीज़ वूवीज़ का तो क्या होता है कि आप नहीं ध्यान दोगे तो भी वो क्या है, बस म्यूज़िक का एन्जॉयमेंट करने के लिए, मतलब वो म्यूज़िक एन्जॉय करने के लिए आप सुनते हो, आप लिरिक्स पे इतना थोड़ी ध्यान देते हो। बट यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये जो डायलॉग बोला जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चित्र देखने से नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ चित्र देख, अगर मैं यही वीडियो विदाउट वॉइस बनाऊं और मैं फिर बोलूँ भाई देखो और समझ के लो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो बोला जा रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको भी पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा एकदम फोकस होकर सुना करो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा वीडियो पीछे करो और उसको वापस से देखो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट के, तो एकदम मेथड क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमारे सामने दो एग्जांपल्स हैं, और ये दो एग्जांपल्स से हम ये समझेंगे कि ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट अगर दिया गया है तो इसके एलिमेंट्स का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट पहले एग्जाम्पल पे जाते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल में सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल का सोल्यूशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स। ठीक है, अच्छा माइनर्स कितने होंगे, चार। एक्स का माइनर, माइनस यू का माइनर, ए का माइनर, वाई का माइनर। तो जो एक्स का माइनर है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो एक्स का माइनर होगा M11। तो पहले हमने क्या किया, एक्स का माइनर फाइंड किया। एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो माइनर होगा कैसे रिप्रेजेंट होगा, M11 से। ठीक है, क्लियर। 11 आपको सब्सक्रिप्ट में लिखना, राइट। तो M11 का माइनर, M11 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, M11 जो कि एक्स का माइनर है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, y, और y का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो M11 का वैल्यू कितना आया, y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस यू का माइनर फाइंड करेंगे। अच्छा, माइनस यू कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो माइनस यू का जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है बाय दिस सिंबल M12 से। तो M12 मतलब एलिमेंट, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, माइनस यू। तो माइनस यू का माइनर M12, तो क्या वैल्यू आएगा M12 का, उसके लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो क्या बचा, a। तो a का डिटर्मिनेंट a। इसके बाद में M21, M21 फाइंड करेंगे। M21 मतलब उस एलिमेंट का माइनर जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ए। तो M21 का मतलब ए का माइनर, ए का माइनर। तो इसका वैल्यू, इस ए का माइनर जो है, ए का जो माइनर है M21, उसे फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। क्या बचेगा, माइनस यू। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली y का माइनर, ये y है, ये g नहीं है, y है। ठीक है, y।
तो y का माइनर फाइंड करना है, तो y कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो जो एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है उसका माइनर क्या हुआ, m22 हुआ, राइट। और m22 मतलब y का माइनर, क्लियर। अब ये m22 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट में से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो बचेगा क्या, x, और x का डिटर्मिनेंट x। सारे माइनर्स मिल गए। अब फटाफट कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। कोफैक्टर्स, तो किसका किसका कोफैक्टर आएगा, x का कोफैक्टर, माइनस यू का, a का और y का। तो कोफैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x का कोफैक्टर होगा c11, तो ये क्या रहेगा, -1 इंटू m11, ठीक है, -1 इंटू m11, ठीक है। तो -1/2 यानी ये 1 है, 1 इंटू m11 क्या होगा, m11 होगा, और ये m11 का वैल्यू क्या मिला है, y मिला है, तो y। तो आप देख सकते हो, एक चीज आप नोटिस करो कि जो ये एलिमेंट x है, इसका माइनर कैलकुलेट किया तो y आया, और इसका कोफैक्टर कैलकुलेट किया तो भी y आया, यानी x का माइनर भी y है और कोफैक्टर भी y है, क्लियर। तो किसी किसी एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि भाई x जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो जो भी एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा उसका माइनर और उसका कोफैक्टर सेम होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कोफैक्टर किसका कैलकुलेट होगा, माइनस यू का कोफैक्टर। तो माइनस यू का कोफैक्टर मतलब क्या लिखेंगे, उसको C12 बोलेंगे, और ये क्या रहेगा, -1/1 + 2 इंटू m12, यानी -1/3 इंटू m12 कितना आएगा, -1/3 मतलब -1 इंटू m12 कितना हो जाएगा, -m12, और क्या रहेगा वैल्यू, भाई m12 क्या मिला था, a मिला था, तो यहाँ पे a रखो तो ये -a हो जाएगा, तो C12 -a आया, यानी माइनस यू का माइनर अगर निकालेंगे तो a आया, बट इसका कोफैक्टर क्या आ रहा है, -a आ रहा है, ओके। अब इसके बाद में हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ a कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C21, और ये C21 का वैल्यू रहेगा -1/2 + 1 इंटू m21। अच्छा, -1/2 + 1 मतलब -1/3, -1/3 मतलब -1 इंटू m21 क्या आएगा, -m21। अच्छा, m21 क्या है, m21 है -u, पुट करो इधर, तो माइनस ऑफ -u अल्टीमेटली क्या आएगा, u। तो आप देख सकते हो कि ये जो a है इसका माइनर -u आया और कोफैक्टर u आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एलिमेंट जो है वो है y, तो y का कोफैक्टर, तो y कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो इसका कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C22 से, तो C22 का वैल्यू होगा -1/2 + 2 इंटू m22। अब ये -1/2 + 2 -1/4, -1/4 मतलब 1 और 1 इंटू m22 क्या आएगा, m22, और ये m22 का वैल्यू कितना है, m22 का वैल्यू है x, m22 का वैल्यू कितना है, x, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो आपका ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है इसके एलिमेंट्स के माइनर्स और इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। अब फटाफट हम लोग सेकंड वाले का भी देखते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या था, 5 - 6 आयोटा, चलो ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट के लिए भी हमें क्या करना है, माइनस एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, कितने एलिमेंट्स, 4, और हर एक एलिमेंट का माइनर होगा और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो चलो भाई फटाफट माइनर फाइंड करते हैं, माइनर्स। तो 2 का माइनर m11 क्या आने वाला है,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा 0, तो सीधा 0 लिखेंगे। उसके बाद में साइन थीटा का माइनर, साइन थीटा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो साइन थीटा इज प्रेजेंट इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इसका जो माइनर होगा उसको क्या बोलेंगे M12, और M12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, बचेगा क्या 5 - 6 आयोटा, तो 5 - 6 आयोटा, और यहाँ पे ध्यान दो आयोटा इज √-1, ठीक है, इमेजिनरी यूनिट है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ 5 - 6 आयोटा, तो 5 - 6 आयोटा कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो माइनर होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे M21 से, तो M21 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, बचेगा क्या साइन थीटा, साइन थीटा का डिटर्मिनेंट साइन थीटा, और इसके बाद में लास्ट में 0 का माइनर, तो 0 कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड रो सेकंड कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर रिप्रेजेंट होगा बाय M22, तो M22 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सेकेंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, बचेगा 2, तो 2 का डिटर्मिनेंट 2 आएगा। इस तरीके से सारे माइनर्स मिल गए, समझ में आया ना। अब इसके बाद में क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स, तो लेट्स फाइंड आउट कोफैक्टर्स। तो पहले 2 का कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा बाय C11, तो C11 का वैल्यू होगा -1/1 + 1 × M11, अब -1/1 + 1, -1 का स्क्वायर इंटू M11 कितना आएगा M11, तो ये M11 का वैल्यू 0 है, तो फाइनली 0। इसके बाद में साइन थीटा का कोफैक्टर, साइन थीटा कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो इसका जो कोफैक्टर है उसको बोलेंगे C12, और C12 का वैल्यू होगा -1/1 + 2 × M12। अब ये -1/3 है विच इज -1, और ओवरऑल इस पूरे टर्म का वैल्यू -1 आया, -1 × M12 इट गिव्स यू -M12, M12 का वैल्यू कितना है भाई 5 - 6 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 - 6 आयोटा, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5 + 6 आयोटा, ठीक है। और इसके बाद में हमें फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ 5 - 6 आयोटा, तो 5 - 6 आयोटा लाइज इन फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसका जो कोफैक्टर है उसको बोलेंगे C21, और C21 का वैल्यू होगा -1/2 + 1 × M21। अब -1/2 + 1 -1/3 -1/3 × M21 गिव्स यू -M21, M21 का वैल्यू कितना आया है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। और C22 C22 मतलब किसका कोफैक्टर 0 का कोफैक्टर, तो 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है तो इसका कोफैक्टर C22 होगा, और C22 का वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू होगा -1/2 + 2 × M22 इज इक्वल टू, अब ये -1/4 है विच इज़ 1 × M22 विल बिकम M22 ओनली, और ये जो M22 आया है इसका वैल्यू क्या मिला था अपने को, M22 का वैल्यू मिला था 2। तो भाई इस तरीके से सेकेंड डिटर्मिनेंट का भी हमने माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो ये हो गया भाई ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। तो आपके पास आप एग्जांपल्स के लिए ढूंढो, और जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट वाले जिसमें आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, आप खुद से ट्राई करो, मेथड यही फॉलो करना है। आई होप आपको ये 2 एग्जांपल से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो इधर ही अब भी, और इसे तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको माइनस एंड कोफैक्टर्स में डाउट है, फटाफट शेयर कर देना उनके साथ, ठीक है, तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा अगर वो वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में माइनस एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, या माइनर कोफैक्टर क्या होता है। और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया, तो ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपना डाउट वहाँ पोस्ट कर सकते हो। दूसरा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM भी कर सकते हो,
और क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स है ना यूट्यूब का, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे भी लिख दो, मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं डाउट को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फटाफट फिर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में भी देख लेते हैं कि भाई माइनस एन कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी खत्म कर देते हैं यार, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उससे बेटर है कि माइनस एन कोफैक्टर्स एक ही जगह पे आपको मिल जाए। ओके, तो अब क्या करना है हमें, अब हमें डिफाइन करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। सी प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है। ओके, जो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट का प्रोसीजर था बस वही प्रोसीजर है। तो इसको थोड़ा फटाफट देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हो और प्रोसेस वही फॉलो करना है। ठीक है, सो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे उनका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमें फाइंड करना सीखना है। तो ये हमारे सामने देख सकते हो आप कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। आप फैमिलियर होंगे इससे, राइट। हर एक एलिमेंट का क्या मतलब है ये आपको पता ही होगा। जैसे A11 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट प्रेजेंट इन A12 का मतलब एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। ये तो चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, अब जिसे 9 एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट के माइनर्स होंगे, तो टोटल कितने माइनर्स होंगे, 9 माइनर्स। तो A11 का माइनर क्या होगा, M11, A12 का माइनर M12, A13 का माइनर M13, A21 का माइनर M21, A22 का माइनर M22, A23 का माइनर M23, A31 का माइनर M31 और A32 का माइनर M32 और A33 का माइनर M33, राइट। ओके, तो अभी अगर हमें A11 का जो माइनर है वो है M11, इसे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि भाई जो भी कुछ बचता है उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर होता है। तो जैसे ही हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो हम देख सकते हैं कि भाई ये 4 एलिमेंट्स बच गए, और ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनका डिटर्मिनेंट जो होगा, ये जो 4 एलिमेंट्स है जो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज्ड है, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वही M11 होगा। तो M11 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33 का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारा M11 है। बराबर, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग A12 का माइनर फाइंड करेंगे। तो A12 का माइनर M12 है। इसके लिए वापस वही प्रोसेस कि हम डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो जैसे हमने डिलीट किया तो हम देख सकते हैं कि A21, A23, A31, A33, ये जो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट इज M12। तो M12 क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। ठीक है, क्लियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, अब माइनर ऑफ A13। A13 का माइनर क्या है, M13 है। तो M13 को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट में आना है आपको, और अब आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। तो जैसे डिलीट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 4 एलिमेंट्स बच गए, और ये 4 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो है M13। तो M13 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, दीज रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स। तो M13 होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A22, A21, A22, A31, A32। तो देखो माइनर तो बस मतलब यही बात है कि करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी कुछ बचेगा उसका डिटर्मिनेंट इज द माइनर। ठीक है, यस। तो M11, M12, M3 हो गया। मतलब हमने अब क्या कर लिया कि भाई ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है A11, A12, A13, इनके माइनर्स को डिफाइन कर दिया। अब सेकेंड रो के एलिमेंट्स के माइनर्स, A21 का माइनर M21, A22 का माइनर M22, A23 का माइनर M23 फाइंड करेंगे।
तो M21 किसका माइनर है? M21 A21 का माइनर है। तो A21 का माइनर जो M21 है उसे फाइंड करने के लिए आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो जैसे डिलीट करोगे तो आपको दिखेगा A12 A13 A32 A33। तो ये जो चार एलिमेंट्स बचे इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा माइनर ऑफ A21 दैट इज M21। ओके, तो M21 में क्या करना है, ये A12 A13 A32 A33 को यहां लिख दो भाई डिटर्मिनेंट के अंदर। क्या लिखेंगे? A12 A13 A32 A33। तो इसका ये हो गया M21। इसके बाद में नेक्स्ट माइनर A22 का माइनर, A22 का माइनर मतलब M22 फाइंड करने के लिए आपको इस डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना होगा। तो जैसे ही आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करते हैं तो आप देखते हैं कि A11 A13 A31 A33 ये चार एलिमेंट्स बचे। तो ये चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा M22। तो M22 में क्या आएगा? M22 में जो डिटर्मिनेंट होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? A11 A13 A31 A33 A11 A13 A31 A33। तो इस तरीके से आपको मिलेगा M22। अब इसके बाद में M23 तो M23 कैसे फाइंड करोगे? M23 कैसे फाइंड करेंगे? तो M23 फाइंड करने के लिए हमें M23 मतलब क्या है? M23 इज द माइनर ऑफ A23। तो A23 का माइनर मतलब M23। तो M23 के लिए आपको क्या करना है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। तो जैसे डिलीट करोगे फिर से चार एलिमेंट्स A11 A12 A31 A32। तो ये जो चारों एलिमेंट्स बचे इनका डिटर्मिनेंट इज M23। तो M23 में क्या आएगा? A11 A12 फिर A31 A32। तो ये M23 हो गया। अब इसके बाद में तो भाई अब इस तरीके से हमने सेकेंड रो के एलिमेंट्स का यानी A21 का A22 का और A23 का माइनर डिफाइन कर दिया। अब हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स A31 A32 और A33 के माइनर्स डिफाइन करने हैं। तो पहले हम A31 का माइनर डिफाइन करेंगे। तो A31 का जो माइनर है वो क्या होगा? M31 होगा। तो M31 के लिए क्या करना है कि भाई आपको डिटर्मिनेंट में आना है और आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को जैसे आप डिलीट करोगे तो फिर से आप देख सकते हो कि ये चार एलिमेंट्स बच जाते हैं A12 A13 A22 A23। तो इन चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो M31 होगा। तो M31 के डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? A12 A13 A22 A23। ठीक है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर मतलब अब A32 का माइनर डिफाइन करना है। A32 का माइनर होगा M32। A32 का माइनर क्या होगा? M32। और ये M32 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे। तो जैसे डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हो कि A11 A13 A21 A23 ये चार एलिमेंट्स बच गए। अब ये चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा M32। तो M32 में क्या लिखना है आपको? A11 A13 A21 A23 A11 A13 फिर A21 A23 A21 A23। ठीक है, और फिर अब लास्ट माइनर। तो जो हमारा लास्ट माइनर है वो क्या होगा? तो लास्ट माइनर क्या है भाई? लास्ट माइनर मतलब A33 का माइनर। और A33 का जो माइनर है वो रिप्रेजेंट कैसे होगा? M33 से। तो M33 के लिए क्या करना है कि डिटर्मिनेंट में आके आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो जैसे ही आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फिर से ये चार एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए। ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो M33 होगा। तो M33 में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? A11 A12 A21 A22 A11 A12 और इसके बाद A21 A22।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने माइनर्स फाइंड कर लिया। अच्छा, अभी ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमने माइनर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, अब ये सारे माइनर्स ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई 9 ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है। तो माइनर का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इन सभी को ना एक्सपांड करना पड़ेगा, राइट। ये सारे ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तब जाके आपको माइनर्स मिलेंगे। और एक बार आपने माइनर्स फाइंड कर लिए तो भाई उसके बाद तो कोफैक्टर्स फाइंड करना बहुत ही सिंपल काम है। तो कोफैक्टर्स, तो जैसा ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सी आई जे इज गिवन बाय -1/i+j इंटू एम आई जे। तो जैसे आपने 9 माइनस फाइंड किया वैसे ही 9 कोफैक्टर्स भी होंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका जो कोफैक्टर होगा वो तो होगा C11। तो C11 क्या रहेगा? -1/1 + 1 इंटू M11। ठीक है, अब M11 तो ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो है ये M11 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो M11 मिलेगा और M11 का यूज यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अब ये -1/2 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू M11 आएगा। तो भाई C11 इज नथिंग बट M11। तो इसी तरीके से हम बाकी को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि C12 फाइंड कर लिया, C13 फाइंड कर लिया, अब आपको मान लो C23 फाइंड करना है, मान लो। तो C23 कैसे कैलकुलेट करोगे? तो C23 इज गिवन बाय -1/1 नॉट 1 2 + 3, इट इज 2 + 3 इंटू M23। तो -1/2 + 3 मतलब -1/5, यानी -1 ऑड, -1 ऑड इज -1 इंटू M23 इज इक्वल टू M2, सॉरी ये -1 है ना, ये वैल्यू -1 है, -1 इंटू M23 कितना देगा आपको? ये -M23। तो इस तरीके से आप ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द कोफैक्टर्स। अब कैसा है कि ये सारे कोफैक्टर्स हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में अच्छे से समझेंगे कि यार ये जो कोफैक्टर्स है वो कैलकुलेट कैसे होंगे, राइट। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में जो 9 कोफैक्टर्स है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, वो सारे कोफैक्टर्स इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अभी हम लोग ने ये प्रोसेस समझ लिया कि भाई ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का मेथड क्या है। तो अभी फटाक से एक एग्जांपल ले लेंगे और उस एग्जांपल में देखेंगे कि भाई मतलब जब एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसके एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ये एकदम मस्त समझ में आ जाएगा रे बाबा। ठीक है, एकदम मस्त छान समझ में आ जाएगा। चलो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल में माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। सो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, कौन सा टाइप का डिटर्मिनेंट है? ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है। कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स। तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद का माइनर है और हर एक एलिमेंट का अपना खुद का कोफैक्टर है। तो कितने माइनर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे? 9। और कितने कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे? वो भी 9। तो चलिए फटाफट माइनर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो माइनर्स सबसे पहले किसका माइनर आएगा? -2 का। तो -2 का जो माइनर होगा उसको क्या बोलेंगे? M11, क्योंकि -2 कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो M11 के लिए क्या करना है भाई? आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो क्या बचेगा? 0, 5, 2, -4। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो M11 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चारों एलिमेंट्स को। ठीक है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर आप अभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाद में ही कर लेते हैं, हम लोग एक साथ कर लेंगे, ये सामने सामने करते जाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे माइनर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। तो 5 का माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, पहली बात 5 का जो माइनर है वो क्या होगा? M12। 5 का जो माइनर है वो क्या होगा? M12। और M12 के लिए क्या करना है कि आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देना है।
फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 7 5 -1 -4 क्या बचा 7 5 -1 -4 तो इनका डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट मतलब M12 ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर मतलब 3 का माइनर 3 का माइनर मतलब M13 3 का माइनर मतलब क्या M13 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 के लिए क्या करना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये 7 0 -1 2 ये चार एलिमेंट्स बच गए। इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो M13 होगा। तो आपको क्या करना है भाई ये चार एलिमेंट्स लिख लेने हैं। इनको यहाँ से उठा के यहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये जो डिटर्मिनेंट है तो ये हो गया आपका M13। ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स है ये ना हम आगे चल के फटाफट एक्सपांड करेंगे राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 7। तो 7 का माइनर कैसे कैलकुलेट करोगे तो तो पहले बात 7 का माइनर रिप्रेजेंट कैसे करोगे तो 7 का माइनर मतलब M21 क्योंकि 7 कहाँ प्रेजेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो M21 और M21 के लिए क्या करना है भाई वापस आपको डिटर्मिनेंट में आना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो क्या बचेगा 5 3 2 -4 5 3 2 -4 5 3 2 -4 इसका डिटर्मिनेंट मतलब M21 क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर लेंगे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 0 0 कहाँ पे प्रेजेंट है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 0 का जो माइनर होगा वो क्या रहेगा M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो M22। तो M22 के लिए क्या करना है डिटर्मिनेंट में आना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करना है। जैसे कि डिलीट करेंगे तो -2 3 -1 -4 -2 3 क्या बचेगा -2 3 -1 -4 तो ये चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज योर M22 ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर किसका माइनर 5 का माइनर 5 कहाँ प्रेजेंट है बाबा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका माइनर क्या होता है M23 क्या होता है M23 अब M23 के लिए क्या करना है डिटर्मिनेंट में आना है और क्या करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करोगे फिर से आपको क्या दिख रहा है चार एलिमेंट्स बचे बचे कि नहीं बचे बचे -2 5 -1 2 ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा M23 होगा। तो चार एलिमेंट्स क्या है -2 5 -1 2 क्या लिखना है -2 5 -2 5 -1 2 ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मतलब क्या मिलेगा M23 बराबर है कितने एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट हो गया कितने एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया 6। अभी किसका किसका बाकी है तीन एलिमेंट्स का -1 का 2 का -4 का। अभी फटाक से क्या करेंगे माइनर ऑफ -1 माइनर ऑफ -1 कहाँ पे प्रेजेंट है माइनर -1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर क्या होगा M31 क्या होगा M31 और M31 के लिए क्या करना है आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। क्या करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो आप देख सकते हो कि चार एलिमेंट्स बच गए 5305 क्या बचा 5305 ये चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज योर M31। तो ये 5305 यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो 5305 का डिटर्मिनेंट मतलब M31। अब M31 के बाद नेक्स्ट माइनर किसका माइनर 2 का। तो 2 का माइनर मतलब क्या M32 2 का माइनर मतलब M32 क्योंकि ये जो 2 है वो कहाँ प्रेजेंट है भाई ये कहाँ प्रेजेंट है बोलो ये प्रेजेंट है सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम ना थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ डिटेल में। तो 2 लाइज इन थर्ड रो सेकंड कॉलम इसीलिए इसका माइनर जो होगा वो क्या होगा M32 बराबर है M32। अच्छा M32 के लिए क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट में आएंगे और थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट जैसे ही करेंगे तो हम देख सकते हैं -2 7 ये चार एलिमेंट ये 2 और 3 5 ये चार एलिमेंट यानी -2 3 7 5 -2 3 7 5 ये बचा। तो इज इक्वल टू -2 3 7 5 ठीक है। अब लास्ट माइनर किसका माइनर -4 का। तो भाई -4 कहाँ पे प्रेजेंट है सो इट इज प्रेजेंट इन
थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके माइनर को हम क्या बोलते हैं, M33। क्या बोलते हैं, M33। बराबर M33 के लिए क्या करना है आपको, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। जैसे डिलीट करेंगे तो -2 5 7 0 क्या बचा, -2 5 7 0। तो ये जो चार एलिमेंट बचे -2 5 7 0, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, M33। क्या था, -2 5 7 0, सही है ना, -2 5 7 0, यस। तो इन चारों एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नथिंग बट M33, दैट इज नथिंग बट M33, सही है। ओके, तो इस तरीके से हमने माइनर्स डिफाइन कर दिए। चलिए इनका फटाफट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इनका वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान काम है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट सबको फाइंड करने आता है। चलिए फटाफट, 0 × -4 0, फिर -5 2 10, 0 - 10 कितना आया, -10। M11 का वैल्यू कितना हुआ, -10। चलिए M12 7 × -4 -28, उसके बाद -5 × -1 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -28 + 5 कितना हुआ, -23, बराबर। इसके बाद M13 के लिए क्या करना है, 7 × 2 कितना हो गया, 14, फिर माइनस, उसके बाद क्या करना है, 0 × -1 कितना होगा, 0, 14 - 0 कितना आएगा, 14, बराबर है, यस। M13 मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, M21 के लिए क्या करना है, बोलो फटाफट, 5 × -4, 5 × -4 कितना होगा, -20, फिर -3 × 2, 3 × 2 कितना होगा, 6, तो कितना आया, -26, बराबर है। M21 भी हो गया। M22 के लिए क्या करना है, -2 × -4, पहले क्या करना है, -2 × -4 कितना आएगा, 8, फिर माइनस, उसके बाद 3 × -1, 3 × -1 कितना होगा, -3, फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस, 8 + 3 कितना हो गया, 11, तो M22 कितना आया, 11। इसके बाद में M23 के लिए क्या करना है, M23 के लिए क्या करेंगे, -2 × 2, -2 × 2 कितना होगा, -4, फिर -5 × -1 कितना आ रहा है, 5 × -1 कितना आएगा, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 + 5 कितना हुआ, 1, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू, फिर 5 × 5, 5 × 5 कितना हुआ, 25, फिर -3 × 0, 3 × 0 कितना हुआ, 0, 25 - 0 कितना आया, 25। अब दो माइनस और, M32 का वैल्यू कितना, पहले क्या करना है, -2 × 5 कितना हुआ, -10, फिर -3 × 7, 3 × 7 कितना हुआ, 21, -10 - 21 कितना हुआ, -31, बराबर है, यस, ठीक है। -2 × 0, -2 × 0 कितना हुआ, 0, फिर -5 × 7, 5 × 7 कितना हुआ, 35, -35। तो भाई इस तरीके से हमने सारे माइनर्स को फाइंड कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइज करो, पॉज करो, पीछे लेके जाओ और रिवाइंड करके वापस से देखो, समझ में आया। एक बार और देखोगे, नहीं समझ में आने पर रिवाइंड करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, प्रोसीजरल पार्ट है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। माइनस हो गया। अब माइनस कैलकुलेट करने के बाद क्या नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, तो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है कोफैक्टर्स। क्या कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स मतलब कौन कौन से कोफैक्टर्स होंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे, राइट है। पहला कोफैक्टर क्या आएगा, C11। C11 क्या होगा, -1 + 1 × M11। अच्छा अभी मुझे बताओ ये पूरे का वैल्यू कितना आएगा, M11 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर ना, -1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 1 × M11 कितना होगा, M11। अच्छा M11 कितना मिला है, देखो इधर जरा, M11 क्या है, -10, तो C11 भी क्या आया, -10, ठीक है। नेक्स्ट को फैक्टर C12 फटाफट, -1 = 1 + 2 × M12, -1 = 1 + 2 -1/3, -1/3 मतलब कितना हुआ, -1, -1 × M12 कितना आएगा, -M12 आएगा, राइट। याद रखना -1 even 1, -1 ऑड कितना होगा, -1, ये बात याद रखना, ओके। तो क्या आ रहा है, -M12 आ रहा है, बराबर। अच्छा चलो M12 कितना है पहले वो देखो, M12 कितना है, -23, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ -23 कितना आएगा, 23, ठीक है। C12 भी हो गया। नेक्स्ट को फैक्टर C13 होगा, समझ में आ रहा है। C13 क्या रहेगा, -1 = 1 + 3 × M13। अब ये देखो -1 = 1 + 3, -1/4, -1/4 मतलब -1 even 1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 1 × M13 कितना आएगा, M13,
और M13 क्या मिला है, M13 क्या मिला है, M13 मिला है 14। ये देखो M13, यहाँ पे ये M13 है, M13 का वैल्यू कितना मिला है 14, तो यहाँ लिख दो 14। कितने को फैक्टर्स हो गए 3, कितने और बाकी है 6। चलो फटाफट C21 क्या होगा बोलो, -1/2 + 1 × M21 बराबर है -1/2 कितना होगा ये -1/3, -1/3 कितना हुआ -1, -1 × M21 कितना आएगा -M21 बराबर है। सही जा रहा है, अगर सही जा रहा है और समझ में आ रहा है यार, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार, फटाफट लाइक कर दो, टाइम मत लगाओ यार, फटाफट लाइक कर दो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, टाइम पास नहीं चल रहा है, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लाइक कर देना यार, बिना लाइक किए वीडियो छोड़ के जाओगे तो बोल रहा हूँ दिमाग में से सब गायब हो जाएगा। लाइक किए बिना गए ना पढ़ के तो सब गायब हो जाएगा दिमाग में से। लाइक करके जाओगे दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, आई नो दैट, गंदा मजाक था। M21 इज -26, भाई कितना आया -M21, तो -26, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट को फैक्टर C21 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट को फैक्टर C22 बराबर है -1/2 + 2 इंटू M22, -1/2 + 2 मतलब -1/4, 1 होगा, 1 इंटू M22 कितना आएगा M22 आएगा। और M22 का वैल्यू कितना मिला है, M22 का वैल्यू कितना मिला है, M22 का वैल्यू 11 है, राइट। यहाँ पे M22 है विच इज 11, भाई लिख दो इधर 11, भाई ये हो गया। अब नेक्स्ट को फैक्टर C23 -1/2 + 3 इंटू M23। अब आप मुझे बताओ, ये बताओ फटाफट, -1/2 कितना है भाई 5 है, -1 होगा कि +1 होगा, -1 होगा, वेरी गुड। -1 इंटू M23 कितना आएगा -M23 आएगा, बराबर है। अब -M23 क्या है देखो ऊपर फटाफट, राइट। चलो M23, व्हाट इज M23, M23 इज 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -M23 यानी -1, ठीक है। कितने को फैक्टर्स हो गए 6, कितने बाकी है 3, कौन कौन से को फैक्टर्स बाकी है C31 बाकी है, C32 और ये C33। चलो C31 क्या आएगा -1/3 + 1 इंटू M31 -1/4, -1/4 कितना होगा बोलो 1, 1 इंटू 3 M31, 1 इंटू M31 कितना आएगा M31 -M31 आया। चलो फटाफट M31 देखो भाई, M31 कितना मिला है भाई 25, लिख दो भाई इधर 25, फटाफट लिख दो 25, तो ये C31 कितना हुआ 25। अब इसके बाद में C32 क्या होगा -1/3 + 2 इंटू M32 होगा -1/3 + 2 -1/5, -1/5 कितना होगा भाई -1/5 बताओ ना यार, -1 होगा, बोलते नहीं हो तुम लोग, बोलो फटाफट -1/5 -1 इंटू M32 कितना होगा बोलो -M32 होगा, बराबर है -M32 होगा -M32। अब -M32 यानी M32 चाहिए, राइट। M32 का वैल्यू कितना है भाई -31, लिख दो उधर फटाफट, इधर चिपका दो -31, सही है ना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से होशो हवास में। 31 आया, सही है, -31 होगा। लास्ट को फैक्टर, भाई इतना देर से मेहनत कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर, लास्ट यानी अब ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखो प्रैक्टिस करोगे फटाफट, सॉरी प्रैक्टिस फटाफट नहीं, प्रैक्टिस आराम से ही करना, फटाफट नहीं। प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस का, तो ये जो प्रोसेस है ये दिमाग में एकदम फटाफट आपके बैठ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस का स्पीड, आपके सॉल्विंग का स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो सॉल्विंग का स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी वो प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठेगा, आपके सॉल्विंग का स्पीड बढ़ेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड बढ़ेगा, समझ में आ रही है बात। तो प्रैक्टिस इज द की टू रिड्यूस द टाइम ऑफ सॉल्विंग, समझ में आ रहा है, और कोई तरीका नहीं है, और कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों ने प्रैक्टिस किया तब जाके वो बड़े बने, समझ में आ रहा है। अब C33, अरे बोलते बोलते मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो C33 क्या है -1/3 + 3 इंटू M33। अच्छा कितना आएगा भाई, ये -1/3 + 3 मतलब -1/6, -1/6 मतलब 1 इंटू M33 कितना हुआ M33 हुआ, बराबर है। अब M33 का वैल्यू देखो ऊपर क्या है, M33 का वैल्यू क्या है
-35 है, तो चलो लिख दो यार इधर -35। हो भाई, हो गया भाई, हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का, जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया। आई नो दैट आप बोलोगे अरे भाई ये तो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है यार, भगवान करे एग्जाम में कभी ना पूछा जाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार देखो, एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपको बहुत 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 ईजी लगेगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है, हलवा है, बहुत आसान है। कुछ इससे आसान क्या होगा मैथ्स में? कुछ भी नहीं होगा। दिमाग लगाना नहीं है, मतलब दिमाग लगाना यानी ट्विस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करो, आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पढ़ाया हुआ माइनस एंड कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाउ टू फाइंड आउट द माइनस एंड कोफैक्टर्स फॉर ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट द माइनस एंड कोफैक्टर्स फॉर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। अगर समझ में आया तो फटाफट लाइक बटन ठोक देना यार। और अगर आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, मतलब आपने वीडियो को एंड तक देखा है, वीडियो को एंड तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखा, राइट? सो इससे अब बस भाई आज के लिए इतना ही, काफी कुछ पढ़ लिया हमने। तो आज हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है। और एक और बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो मैट्रिक्स चैप्टर में भी माइनस एंड कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पे मैं इतना एलाबरेट करके नहीं बताऊंगा। डायरेक्टली जो यहाँ पे कर रहे हैं यही सब कुछ मैट्रिक्स में भी करेंगे। मैट्रिक्स में कुछ नया होने वाला नहीं है। मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे पढ़ा है वैसे ही कॉपी करना है, डिट्टो, कुछ अलग चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अच्छे से समझ लिया तो ये चीज आपको मैट्रिक्स में भी हेल्प करेगी। अगर अगर फिर से बोल रहा हूं, पढ़ाया हुआ समझा, समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक करके जाना भाई, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? ताकि तुमको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, सो दैट आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाओ। देखो, मार्क्स लाना इज अ सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग इज टू गेट द नॉलेज, इज टू गेट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका इसका बहुत सारा यूज कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स का कुछ यूज नहीं होता, हमने जिंदगी में कभी अल्फा बीटा गामा ये जो भी है पढ़ा है, इसका कभी डेली लाइफ में यूज नहीं होता है। अरे भाई, इसका यूज ना ऐसी लेवल पे होता है कि वो काम आप करते ही नहीं हो। मैं आपको कभी बताऊंगा कि इन सब का यूज किधर होता है, जब बताऊंगा तो पगला जाओगे तुम लोग। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, ये वाला लेक्चर, ये जो लेक्चर सीरीज है, अगर आपके किसी दोस्त को डिटर्मिनेंट में डाउट है यार, उसको इस लेक्चर सीरीज को शेयर कर दो, उसके साथ बोलो भाई ये पढ़ ले तू, तेरी जिंदगी ना, तेरा डिटर्मिनेंट का जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, राइट? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने चैनल का प्रमोशन करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया है, तो ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, उसको आसान शब्दों में, उसकी लैंग्वेज में चैप्टर अगर समझ में आएगा तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी। जब आप ये जो लेक्चर सीरीज है ना, जब आप अपने आप अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा है, जब आप अपने दोस्त को बताएंगे, जब उसे पढ़ के फायदा होगा तो वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। वो आपको थैंक यू बोलेगा, मुझे नहीं बोलेगा, वो आपको थैंक यू बोलेगा। समझ में आ रही है बात? और अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है किसी काम के करने से, अगर आपकी कोई तारीफ करता है, तो ऐसी तारीफ पाने के लिए काम करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बस आज्ञा दे दीजिए, चलता हूं मैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। अरे एक बार प्रॉपर्टी समझ जाओगे ना तो डिटर्मिनेंट से प्यार करने लगोगे। अब बोलोगे यार डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन ही सॉल्व करने, दिन रात सॉल्व करोगे। इतना जबरदस्त, इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर वो चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हो तो अगला लेक्चर जरूर देखना। चैलेंज में ऐसे आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, मतलब उस कॉन्सेप्ट के चैलेंज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके आप टॉपिक पढ़ो एंड यू गेट थ्रिल्ड, इफ यू वांट थ्रिल, इफ यू वांट सरप्राइज, सो आने वाले लेक्चर्स अटेंड करते रहिए। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है दोस्तों, तो बस आगे दे दीजिए, बस चलता हूं। अगली बार मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो नमस्कार और जय हिंद।